तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से थे हमारे पास दो टाइप के सॉलिड? एक तो था हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा था हमारे पास एमोर्फस मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस क्रिएट किए थे। टेबल की फॉर्म में हमने डिफरेंस पढ़ा था वहां पर। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बीच के डिफरेंस तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है रेगुलर अरेंजमेंट वाला, और एमोर्फस सॉलिड का मतलब क्या होता है? इर्रेगुलर अरेंजमेंट वाला। तो जो चीज इर्रेगुलर है, क्या उसकी स्टडी की जा सकती है? नहीं की जा सकती। इसका मतलब एमोर्फस अब हमें इससे आगे पढ़ना ही नहीं है। एमोर्फस हमें सिर्फ यहां तक पढ़ना था कि एमोर्फस क्रिस्टलाइन से, सॉलिड से किस तरीके से अलग होता है। बस खत्म हो चुका है एमोर्फस। अब हमें पढ़ना है आगे सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में। तो अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? क्लासिफिकेशन का। सिर्फ क्रिस्टलाइन के बारे में बात कर रहे हैं अब हम लोग। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो, जब हम इनके क्लासिफिकेशन करेंगे तो क्लासिफिकेशन किस तरीके से होगा? सॉलिड का मतलब क्या होता है? सॉलिड का मतलब होता है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से हाई इंटरमोलिक्यूलर फोर्स से अटैच हो। यहां पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स किस किस टाइप का हो सकता है? हो सकता है ये इंटरमोलिक्यूलर फोर्स आयनिक बॉन्ड हो। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का मतलब क्या है? एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्डिंग किस टाइप का है, उसी को हम फोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि ये आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हो सकता है ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हो, मेटेलिक हो सकता है, या हो सकता है पोलर नॉन पोलर किसी भी टाइप के बॉन्ड से जुड़े हुए हों। तो ये आपस में किस टाइप के बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, उसी को देखते हुए हम लोग इसके टोटल 4 क्लासिफिकेशन करते हैं। और वो 4 क्लासिफिकेशन हमारे पास किस तरीके से है वो हम देख लेते हैं। देखो, 4 क्लासिफिकेशन है हमारे पास। पहला है हमारे पास, पहला है आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का मतलब क्या है? जिसके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा उसे हम आयनिक सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है हमारे पास कोवलेंट सॉलिड, या इसे नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क सॉलिड क्यों बोलते हैं पता चल जाएगा आगे जब हम इसके डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड। तीसरा है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, एंड चौथा है हमारे पास मोलिक्यूलर सॉलिड। तो यहां पर हमारे पास ये टोटल 4 टाइप के सॉलिड हुए अकॉर्डिंग टू बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर उनके बीच में आयनिक बॉन्ड बना हुआ है तो मतलब ये आयनिक सॉलिड है, कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो कोवलेंट सॉलिड है, मेटेलिक बॉन्ड बना हुआ है तो मेटेलिक सॉलिड है। और अगर इनके मॉलिक्यूल किसी वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े हुए हैं तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की कैटेगरी में कौन कौन से बॉन्ड आ सकते हैं? 3 टाइप के। और इसी तरीके से मॉलिक्यूल भी 3 टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा हमारे पास नॉन पोलर, दूसरा हो जाएगा पोलर, और तीसरा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में इन तीनों में से किसी भी टाइप का बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, तो अभी इन चारों में किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन होगा? जैसी केमिकल बॉन्डिंग में हम इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ चुके हैं कि आयनिक सॉलिड हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं सॉलिड स्टेट में, और गुड कंडक्टर होता है एक्वस स्टेट में। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी इनकी यहाँ पर होंगी। कोवलेंट के बारे में हम, कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है? कोवलेंट बॉन्ड होता है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, इंसुलेटर होता है, बेड कंडक्टर होता है, मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई होता है, हार्ड होते हैं। ये सब चीजें हम वहां पर भी पढ़ चुके हैं। तो जो चीजें हैं वही डिफरेंस क्रिएट करते हुए अब हम यहाँ पर सॉलिड के बारे में पढ़ते हैं आगे। तो अब हम यहाँ पर एक एक करके इनकी प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ टेबल की फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि इजीली हमें याद हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। पहला जो हमारे पास सॉलिड होगा वो क्या है? मॉलिक्यूलर। ठीक है, अब इस मॉलिक्यूलर में भी मैं बता चुका हूं कि मॉलिक्यूलर में टोटल कितने टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर में होते हैं 3 टाइप के। पहला है नॉन पोलर, दूसरा है हमारे पास पोलर, और तीसरा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल की, मतलब इनके जो बेसिक पार्टिकल है ये किससे मिलके बने होते हैं।
तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमें पता चल रहा है नाम से ही कि मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से जुड़ा होगा। तो इन तीनों के अंदर ही जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल होगा वो क्या होगा, हमारे पास मॉलिक्यूल होगा। अब यहां पर हम बॉन्डिंग फोर्स की बात करते हैं। अब देखो पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, नॉन पोलर। नॉन पोलर का मतलब जब भी हमारे पास नॉन पोलर बॉन्ड होंगे तो वो किस तरीके से एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं, वो जुड़े हो सकते हैं या तो वीक वंडरवॉल फोर्स से, या जिसे हम डिस्पर्जन भी बोल देते हैं, या फिर लंडन फोर्स से। गैसियस स्टेट में ये टॉपिक हमारे पास आ चुका है कि नॉन पोलर में बॉन्डिंग किस तरीके से होती है। पोलर की बात करें तो पोलर के अंदर कौन सा फोर्स लगता है, पोलर के अंदर लगता है डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डाइपोल डाइपोल फोर्स। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें पता है, फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ अगर हाइड्रोजन आ जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल देते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास फोर्स होगा वो क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग कि मोलिकुलर सॉलिड में कौन कौन से एग्जाम्पल आ सकते हैं। एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके पास। अब जैसे देखो एआर, एआर क्या होगा हमारे पास, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर से जुड़ेगा, डिस्पर्जन फोर्स या लंडन फोर्स से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। CCl4, CCl4 क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉन पोलर हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही H2, I2, SO2, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब है हमारे पास नॉन पोलर के। नंबर डाल देता हूं मैं, नंबर 1। ठीक है, नॉन पोलर, यहाँ पर 1 डला हुआ है तो ये भी क्या है हमारे पास 1। सेकंड नंबर है पोलर। तो पोलर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, जिसके अंदर पोलरिटी प्रेजेंट हो, मतलब HCl हो सकता है, HCl हो सकता है, SO2 हो सकता है, सॉरी SO2 हमने ऊपर लिख दिया, SO2 तो पोलर की कैटेगरी में आता है, तो यहाँ पर एक्चुअल में SO2 नहीं, यहाँ पर CO2 आएगा, CO2 हम लिख सकते हैं, CO2 नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो सेकेंड HCl SO2, पता लग रहा है देखने से दोनों पोलर रहते हो, पोलर मोलिकुलर हो जाएंगे। तीसरा एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है H2O। सॉलिड स्टेट में चाहिए तो आइस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो ये किसकी कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड की कैटेगरी के अंदर आएंगे। फिजिकल नेचर देखते हैं, तो फिजिकल नेचर कैसा होता है इनका, जो हमारे पास नॉन पोलर होते हैं, ये नॉन पोलर होते हैं हमारे पास सॉफ्ट, जो पोलर होते हैं ये पोलर भी होते हैं हमारे पास सॉफ्ट, और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ही क्या बन जाता है हमारे पास, हार्ड बन जाता है, हार्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन तीनों की ही क्या होगी, इंसुलेटर। क्या होते हैं इंसुलेटर, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन या आयन फ्री नहीं होता फ्लो करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाने के लिए वो फ्री नहीं होता। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट इन तीनों के ही बहुत ज्यादा लो होते हैं, और इनमें सबसे लो होता है नॉन पोलर का। तो हम लिख सकते हैं कंपेरेटिवली, कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया वेरी लो नॉन पोलर के लिए, पोलर के लिए लो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लो। मतलब कुल मिला के यहाँ पर तीनों के लिए क्या रहेंगे, ये लो रहेंगे। ठीक है, तो एक टाइप का सॉलिड हुआ हमारे पास। अब हम सेकंड बात करते हैं, सेकंड है हमारे पास आयनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल किससे मिलके बने होता है, आयनिक है तो आयन से ही मिलके बने होंगे। ठीक है, बॉन्डिंग फोर्स कौन सा होगा, बॉन्डिंग फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, आयंस क्या होता है कैटायन और एनायन, इनके बीच में कौन सा फोर्स होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसे हम बोलते हैं कूलाम्बिक अट्रैक्शन फोर्स, कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल आयनिक सॉलिड के कौन कौन से होते हैं, वो सॉलिड जो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, मतलब NaCl हो सकता है, MgO हो सकता है, ZnS, CaF2, KCl एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल है हमारे पास, आयनिक सॉलिड्स के। ठीक है, फिजिकल नेचर की बात करें तो फिजिकल नेचर हमने पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में कि ये हार्ड ब्रिटेल होते हैं। ठीक है, हार्ड ब्रिटेल होते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के हमेशा बैड कंडक्टर होते हैं ओनली सॉलिड स्टेट में, लेकिन जब इन्हें या तो मेल्ट कर दिया जाए या इन्हें एक्वस पोजीशन में लाया जाए, एक्वस सॉल्यूशन इनका बनाया जाए,
तो ये आयनिक सॉलिड एक्वस सॉल्यूशन में आयंस के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अगर प्योर नमक में से इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करें तो नहीं करेगी, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है। लेकिन अगर उसी नमक को जब पानी के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो Na+ और Cl- आयंस में ब्रेक हो जाएगा, और उन फ्री आयंस की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लग जाएगी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि इंसुलेटर इन सॉलिड, insulator in solid but conductor in molten and aqueous state, conductor in molten और aqueous state। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं, अब स्ट्रॉन्ग सॉलिड है तो इसका मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होने वाला है, मेल्टिंग पॉइंट इनका क्या रहेगा, हाई रहेगा। ठीक है। अब थर्ड टाइप का जो सॉलिड है हमारे पास वो है कोवलेंट, सॉरी मेटेलिक सॉलिड के बारे में बात कर लेते हैं पहले। थर्ड टाइप है हमारे पास मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटेलिक सॉलिड में क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल है मेटेलिक बॉन्ड में, हमने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव आयन, जैसे ये हमारे पास जो मॉडल होता है मेटेलिक बॉन्ड का, वो मॉडल है हमारे पास जैसे वाटर इन सी, मतलब समुद्र के अंदर जैसे पानी बहता है और पानी के अंदर मछलियां तैरती हैं, उसी के तरीके से यहाँ पर मेटल प्रेजेंट होता है, पानी एज ए मेटल। और जैसे पानी के अंदर मछलियां या इम्प्योरिटी है, उसी तरीके से यहाँ पर मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और उन फ्लो होने वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। तो हम बोल सकते हैं कि पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकेलाइज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइज्ड मतलब जो फ्लो करने वाले इलेक्ट्रॉन है जिनकी पोजीशन लोकेशन फिक्स नहीं है, डीलोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बॉन्डिंग कौन सी होगी इनके बीच में, मेटेलिक बॉन्डिंग। एग्जाम्पल, तो मेटेलिक बॉन्डिंग के एग्जाम्पल मेटल्स होंगे, जैसे आयरन हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर बोल सकते हैं, मैग्नीशियम, ये सब इसके एग्जाम्पल। हाँ, फिजिकल नेचर कैसे होगा, हार्ड होते हैं। अब हार्ड आयनिक भी होते हैं, लेकिन आयनिक और मेटेलिक में डिफरेंस ये है कि आयनिक होते हैं हार्ड बट ब्रिटेल, लेकिन ये होता है हमारे पास हार्ड बट डक्टाइल, डक्टाइल टाइप के होते हैं। डक्टाइल। ठीक है। और माइलेबल प्रॉपर्टी भी होती है, मतलब इन्हें पीट पीट कर इनकी शीट्स बना सकते हैं हम लोग, खींचा जा सकता है इन्हें लंबा। ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर होते हैं, चाहे सॉलिड स्टेट हो चाहे लिक्विड स्टेट हो। मेटल यूज में ही इसलिए लिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे कॉपर वायर बनाए जाते हैं, कॉपर वायर क्या होता है, मेटल मेटल के बने होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, अब देखो मेटल है, हार्ड है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट तो इनका हाई ही रहने वाला है, ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रॉपर्टी, नेक्स्ट है हमारे पास जो सॉलिड है, नेक्स्ट सॉलिड बचा अब हमारे पास फोर्थ, कोवलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। कोवलेंट या नेटवर्क सॉलिड इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि जैसे अगर डायमंड की स्ट्रक्चर तुम लोगों ने देखी होगी, 9th-10th क्लास में आ जाती है, तो डायमंड की स्ट्रक्चर में क्या होता है, डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और फिर जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं तो कार्बन कार्बन से जुड़ता चला जाता है, तो ये एक दूसरे से जुड़ते हुए एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड बोला जाता है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर में भी देखा होगा कि ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर कैसी होती है, वहां पर साइक्लो हेक्सागन बनते हैं, और ये हेक्सागन, एक हेक्सागन दूसरे हेक्सागन से जुड़ते हुए बड़ा नेटवर्क बना लेता है। ठीक है। तो इसीलिए किसकी कैटेगरी के अंदर आता है, ये नेटवर्क सॉलिड की कैटेगरी के अंदर यहाँ पर आते हैं। ठीक है। हाँ, अब हम बात करें तो इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, वो है हमारे पास एटम से मिलके बने होते हैं, एटम्स। ठीक है।
बॉन्डिंग कौन सी होगी? कोवलेंट बॉन्डिंग होगी। ठीक है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम कुछ भी बता सकते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हो, जैसे SiO2, ये भी एक अच्छा खासा बड़ा नेटवर्क बनाता है। ठीक है। SiC कार्बाइड सिलिकॉन का, सी मतलब डायमंड भी हो सकता है, यहाँ पर ग्रेफाइट भी हो सकता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सब कोवलेंट के एग्जाम्पल है। ठीक है। अगर हम बात करें फिजिकल नेचर की, तो फिजिकल नेचर हार्ड, सोच सकते हो डायमंड कितना हार्ड होता है, तो ये हार्ड होगा। इसका एक एक्सेप्शनल केस है, वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कोवलेंट होते हुए भी सॉफ्ट सॉलिड की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसकी स्लिपरी लेयर की वजह से उसमें एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लिप कर सकती है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट सॉलिड की तरह बिहेव करने लगता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी के ये इंसुलेटर होते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन यहां पर ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट यहां पर कोवलेंट सॉलिड होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं इसके बहुत ज़्यादा हाई। डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट सोच सकते हो तुम कितना ज़्यादा हाई होता है। तो ये हुए हमारे पास आज क्रिस्टलाइन सॉलिड के 4 टाइप्स: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवलेंट सॉलिड। ठीक है। तो आज का लेक्चर बस हम यही टाइप्स पर खत्म करते हैं, क्योंकि अब नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास स्टार्ट होने वाला है क्रिस्टल लैटिस से और यूनिट सेल से, जो कि एक डिफरेंट टॉपिक है, तो वो हम अगले लेक्चर से ही उसे स्टार्ट करेंगे।